कृषि मंत्री जी हमारे साथ हैं और बहुत पेशेंटली है उन्होंने हम इनकी बात भी सुनी। थैंक यू सो मच। आप सुबह भी आए थे। रविंद्र चौबे जी एमपी लेजिस्लेचर के भी मेंबर थे और अब ऑफ कोर्स छत्तीसगढ़ लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, मिनिस्टर रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। Mr. Chawla, Editorial Director of the New Indian Express, may I request you now to welcome the Krishi Mantri ji on stage. Over to you, Mr. Chawla. बहुत खुशी है कि आज का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह हो गया, संपन्न हो गया। सब पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा। कृषि विभाग के जितने भी जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं यहाँ, उन्होंने बहुत मेहनत की, लोगों को लेकर के आए, उन्होंने एंजॉय भी किया। और ये समिट पहले किस्म की हम लोगों ने की है। मेरे को लगता है कि जो एक कृषि को आगे बढ़ाने के लिए जो योगदान ये लोग कर रहे हैं, इसे और बढ़ावा मिलेगा। फिर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, परिचय देना जा रहा हूँ। ये पुराने हैं, मैं इनको पहले से जानता हूँ थोड़ा सा। ये जब मध्य प्रदेश सरकार में थे दिग्विजय सिंह के साथ, तब उनके पास PR डिपार्टमेंट था, जर्नलिस्टों से ये डील करते थे। हालांकि दिग्विजय सिंह जी खुद माहिर थे पत्रकारों को कैसे संभालना है, परंतु ये स्वभाव है इनका ऐसा शांति प्रिय, ये अपने चुपचाप पीछे ही रहते थे, आगे नहीं आते थे। तो कृषि में यहाँ विकास हो रहा है। मैंने अभी इनका थोड़ा सा बायोडाटा पढ़ने की कोशिश की। इन्होंने BSc की है और उसके बाद इन्होंने वकालत की है। वकालत और कृषि से कोई संबंध नहीं है। तो बघेल साहब का जो सपना कृषि का विकास करने का है, उसका इम्प्लीमेंटेशन इनके अंडर इनकी जितने अधिकारी हैं, जिस तरीके से उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया है कि आज छत्तीसगढ़ का कृषि विकास मॉडल जो है वो देश का मॉडल बनने जा रहा है। जैसे बार बार मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि गुजरात मॉडल क्या है, तो जितना मैंने पढ़ा कृषि के बारे में, मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ का एग्रीकल्चर मॉडल अपने आप में इंडिया में एक है, जो बाकी प्रदेशों को भी अडॉप्ट करना चाहिए। और उसमें मेरे को लगता है कि रविंद्र चौबे जी का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन होगा। चुपचाप पीछे से काम करते रहे हैं, उनके आगे क्या कार्यक्रम हैं वो भी देखने की बड़ी बात है। परंतु कृषि इस देश के अंदर अगर बढ़ेगी, जैसे किसी ने कहा, जब तक किसान भाई और किसान बहनें आगे नहीं बढ़ेंगी, कि किसी ज़माने के अंदर भारत की इनकम का 50 से 60% कृषि उत्पादन से होता था, आज केवल 15% हो रहा है। उसका कारण क्या है? कृषि की इनकम कैसे बढ़ सकती है, ताकि पहले 50% थी, अब 40% हो। कोल्ड चेन कैसे बन सकती है कि किसान को अगर 40 रुपये का माल पैसे मिलते हैं, बाज़ार में 100 रुपये का बिकता है। इसके मतलब बिचौलिए जो इतने पैसे खाए जा रहे हैं, किसान का नुकसान हो रहा है। और किसान को उसकी रकम ठीक तरीके से मिले, उसका उत्पाद जो बेकार नहीं जाए, उसके लिए क्या क्या छत्तीसगढ़ सरकार कुछ ना कुछ कर रही होगी। और यहाँ इतने अच्छे अधिकारी बैठे हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा चौबे जी से कि कृषि के बारे में पहले क्या किया, आगे क्या करेंगे, कल, आज और कल की बात कृषि के बारे में करें। धन्यवाद चौबे जी। बहुत ही सम्मानीय प्रभु चावला जी, हमारे सामने बैठे हुए सम्मानीय प्रदीप जी, सुरेंद्र भैया, ज्ञानेश जी, हमारे APC डॉक्टर कमलप्रीत जी, डॉक्टर भारती दासन जी, संचालक मातेश्वरन जी, यशवंत कुमार जी, सभी आदरणीय अधिकारीगण, हमारे सभी सम्मानित किसान भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। हम लोग पत्रकारिता के शीर्ष पुरुष के रूप में आपको देखते हैं। आपकी सीधी बात से सारा हिंदुस्तान परिचित है। और जब मुझे कहा गया कि आपके साथ बैठ कर के चर्चा करना है, तो मुझे लगा ये मेरा खुद का सम्मान है और छत्तीसगढ़ का गौरव है। मैं आपके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में जो कार्य हो रहे हैं, उसको लेकर के आपने यहाँ किसान समिट, किसान को अवार्ड और किसानों से डिस्कशन का कार्यक्रम रखा। ये अपने आप में हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। छत्तीसगढ़ नवोदित राज्य है। छत्तीसगढ़ में विकास की सारी संभावनाएं हैं। आपने जैसा जिक्र किया,
मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब हम लोग बैठते थे और छत्तीसगढ़ के विभाजन की रूपरेखा जब तैयार हो रही थी, सौभाग्य से मुझे जीएडी मिनिस्टर मध्य प्रदेश में रहने का सौभाग्य मिला और छत्तीसगढ़ राज्य का पुनर्गठन का विधेयक भी जीएडी के माध्यम से सदन में प्रस्तुत हुआ था। तो अपनी बात कहने का मुझे अवसर मिला था। तब हम लोग कहते थे कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा, वो हिंदुस्तान का सबसे खुशहाल और समृद्ध राज्य बनेगा। तब हम लोगों ने सोचा था कि मिनरल बेस स्टेट होगा, यहाँ इंडस्ट्री आएंगे और उसके आधार पे लोगों को रोजगार जनित किया जाएगा। हम तब भी कल्पना करते थे कि 43-44% भूभाग हमारा वनों से आच्छादित है। उसके बाद जो शेष हमारा भूभाग है वो कृषि के लिए सबसे बेहतर है। हम लोग कृषि विभाग में आने के बाद ये महसूस करते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में देश का सबसे अच्छा उत्पादन हो सकता है। अभी संचालन करते हुए संचालिका कह रही थी कि दिल्ली में टमाटर के क्या कीमत है। आपको सुनकर के ताज्जुब होगा प्रभु जी कि अकेले हमारे एक गांव जहां के किसान बैठे हैं, खैरझिटी कला, वहां से प्रतिदिन 30 से 40 लाख रुपए का टमाटर निकलता है एक दिन में। हम तब भी कल्पना करते थे जब राज्य का विभाजन हुआ तो हम लोग कृषि पे आधारित उन्नत राज्य छत्तीसगढ़ को बनाएंगे और उस दिशा में कृषि विभाग की तैयारी थी। शुरुआत में माननीय अजीत जोगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, हम लोगों ने शुरुआत किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 15 साल हुकूमत से हम बाहर हो गए। सरकार की प्राथमिकता बदल गई, राज्य की प्राथमिकता बदल गई। बड़े बड़े अट्टालिका, सड़कें, फ्लाईओवर, भवन, यही छत्तीसगढ़ के विकास को उन्होंने अपना विकास माना था। तब छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में जो हम कल्पना करते थे, यहाँ किसानों का विकास होगा, यहाँ के गरीबों का विकास होगा, लगभग वो शून्य सा हो गया था। लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों ने आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी के ऊपर भरोसा किया। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जितने भी वायदे किए थे, उस कारण से छत्तीसगढ़ में 3/4 से भी अधिक बहुमत से आपकी सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार बनी, किसानों की सरकार बनी। तब से आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपना काम शुरू किया। मैं एक छोटे से आंकड़े आपको देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य जब बना था तब छत्तीसगढ़ में जो खरीफ का उत्पादन हम लोग मानते थे वो 58 लाख मीट्रिक टन के आसपास। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार यहाँ आखिरी साल में थी तब वो 85 पॉइंट कुछ लाख मीट्रिक टन का उत्पादन था और इस साल जो हमारा लक्ष्य है वो 158 लाख मीट्रिक टन। राज्य बनने के बाद 100 लाख मीट्रिक टन अधिक केवल खरीफ का उत्पादन। तब हमारे किसानों को केवल 191 करोड़ शॉर्ट टर्म लोन, किसान उस समय 191 करोड़ लेते थे। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आखिरी साल हुकूमत में थी तब 3,442 करोड़ और इस साल हमारा कृषि ऋण अल्पकालीन ऋण है 5,306 करोड़। कहने का आशय ये है कि किसानों की संख्या, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको कहा ना, हमारे यहाँ लगातार किसानों की संख्या भी बढ़ रही है, उत्पादन भी बढ़ रहा है। किसान एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इनपुट है कास्ट, उसको भी लगातार लगा रहे हैं, फर्टिलाइजर का भी ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं और उत्पादन जितना बढ़ रहा है उतना ही किसानों को सपोर्ट सरकार के द्वारा मिल रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि देश में दो सरकार, हमारी छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार और दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों सरकारों के बीच में सोच का अंतर क्या है? आज छत्तीसगढ़ का किसान स्वाभिमान से सिर ऊंचा करके चल सकता है। जिस दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन शपथ लिया,
लगभग 10,000 करोड़ का ऋण माफी, और शॉर्ट टर्म लोन जो कालातीत हो गया था वो लगभग 1,500 करोड़ का, जिसको सिंगल टाइम सेटलमेंट करके बैंकों के माध्यम से हमने किसानों को मुक्त कराया। इस प्रकार से 11,000 करोड़ की ऋण माफी कौन राज्य कर सकता है, कौन मुख्यमंत्री कर सकता है? जब 2,500 रुपया में धान खरीदी की बात आई तो देश में लोगों ने विश्वास ही नहीं किया। 300 रुपया तो बोनस देने की बात करके आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी थक गए थे, लेकिन जब 2,500 की बात आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हम 2,500 रुपया देंगे। और आपको सुनकर के खुशी होगी कि इस साल हमने जो लक्ष्य रखा हुआ है धान खरीदी का 1,05,00,000 मैट्रिक टन, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का अगर आप जोड़ देंगे तो इस साल धान खरीदी में हमारा टोटल बजट है कितना? लगभग 1,07 लाख के करोड़ के आसपास का। उसमें अगर 27,000 करोड़ रुपया केवल धान खरीदी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को दिया जाए, ये अगर हिम्मत कोई कर सकता है तो छत्तीसगढ़ की सरकार और आपकी आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार कर सकती। हम लोग पहले सोचते थे जब गांव में सड़क बन रही, बड़े बड़े फ्लाईओवर बनते थे तो किसानों का सोचना होता था कि किसान के बेटे अब शहर में पलायन करेंगे, ये सड़कें उसी के लिए बन रही है। लेकिन आज जब सड़कें बनती हैं तो हमारा किसान सोचता है कि हमारा उत्पादन अब बाजार में जाएगा, उसको बाजार मिलने वाला है। हमारे किसानों के सामने, छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने जो परिस्थितियों में अंतर आया है वो आज आपके सामने है। बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक बात भी आपके सामने मैं कहना चाहता हूं। हम लोगों ने महसूस किया देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे, किसानों ने आंदोलन किया। इस देश में प्रधानमंत्री जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आंदोलन करने का अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार सबको होता है और किसानों को भी था। लेकिन आपके साथ मैं बात शेयर करना चाहता हूं, बापू ने भी आज़ादी का आंदोलन जब शुरू किया था तो किसानों का नेतृत्व करते हुए किया था। नील किसानों का नेतृत्व करते हुए उन्होंने सत्याग्रह किया था। नमक किसानों के साथ उन्होंने दांडी मार्च किया था। छत्तीसगढ़ में भी किसानों के साथ कंडेल सत्याग्रह बापू ने किया था। तब अंग्रेजों ने बापू के सामने कहीं कीलें नहीं लगवाई थी, लेकिन दुर्भाग्य, मैं आलोचना के शब्दों में नहीं कहना चाहता, लेकिन किसान जब दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे तो इस देश का दुर्भाग्य, जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया, किसानों के साथ वो काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया। राजधानी के चारों तरफ किलेबंदी कर दी थी। किसान उनके दुश्मन हो सकते हैं, आपकी ये सोच हो सकती है, किसानों से आप बात नहीं करना चाहते। आप ऐसे कौन से कानून लाए थे? आपने निजी मंडियों की बात कही, आपने जो प्राइवेट सेक्टर में कारपोरेट हाउसेस को हमारी खेती को देने की बात कही, आपने जो स्टॉक लिमिट जो था उसको समाप्त करने की बात कही। 3 कानून आपने बनाए थे। क्या फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में वापस आ सकती है? क्या किसानों को फिर से गुलाम बनाया जा सकता है? और आज देश का सौभाग्य देखिए, देश के प्रधानमंत्री को किसानों के साथ माफी मांग करके ये 3 कानून वापस लेना पड़ा। छत्तीसगढ़ में आदरणीय प्रभु जी, हमने ये 3 कानून को प्रभावहीन करने के लिए 1 दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया था, अपना खुद का कानून बनाया था कि हमारे छत्तीसगढ़ में देश का जिस तरीके से कानून लागू किया जा रहा है वो कानून लागू मत हो। हम किसानों की स्वतंत्रता को, हम किसानों की आज़ादी को, उनकी मेहनत को किसी कॉरपोरेट हाउस के सामने बिकने नहीं देंगे। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा उन्होंने अपना लक्ष्य रखा था और छत्तीसगढ़ में हम उसको बचाने का पूरा प्रयास किए थे। इसलिए छत्तीसगढ़ के किसान और देश के किसानों में ये अंतर है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने उपस्थित हुए थे, उन्होंने बताया
खुद प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में धान कौन सी कीमत में बिक रहा है? बनारस में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और झारखंड में 1,000 रुपया किसानों को नहीं मिल पा रहा है, प्रति क्विंटल 1,000 रुपया। और छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां हम 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी करेंगे और 2540 और 2560 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से यहाँ के किसानों को इस साल मिलने वाला है। तो ये अंतर केंद्र की सरकार की सोच का और छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार की सोच था। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बात को सोचते हैं कि किसानों को ऋण मुक्त किया जाए, किसानों को स्वावलंबी बनाया जाए, किसानों को उनके खेतों में बीज उपलब्ध कराया जाए, किसानों को उनकी मेहनत की कीमत मिलनी चाहिए। हम लोगों ने गोधन न्याय योजना शुरू किया। राजीव गांधी न्याय योजना के बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें कह दी हैं। केंद्र सरकार आखिर कितना छत्तीसगढ़ के सरकार के कार्यक्रमों को रोकने का प्रयास करती है। जब हम कहते हैं कि 2500 रुपया किसानों को कीमत देंगे, तो दिल्ली की सरकार कहती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से 1 रुपया भी ज़्यादा आप किसानों को नहीं दे सकते, वरना आपका चावल नहीं लिया जाएगा। हमने कहा आपकी बात मानेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, लेकिन इनपुट कास्ट के रूप में हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा दे रहे हैं। तब दिल्ली सरकार कहती है कि आप केवल धान में पैसा नहीं दे सकते। हमने उसके बाद खरीफ के कुछ फसलों को जोड़ा, तब दिल्ली की सरकार कहती है आप खरीफ के सारे फसलों को क्रॉप न्यूट्रल करिए, तब हम आपका चावल लेंगे। उसके बाद भी अगर हम तैयार होते हैं तो बारदाना का संकट छत्तीसगढ़ में, बारदाने की संकट को भी निपटने के लिए अभी जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हम किसानों के पुराने बारदाने से धान की खरीदी करेंगे। तब दिल्ली की सरकार ने कहा कि हम आपका उसना चावल नहीं खरीदेंगे। आखिर क्यों? हमने बार बार केंद्र सरकार से आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ के किसान भी हिंदुस्तान के किसान हैं, इनके साथ दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए, छत्तीसगढ़ के किसानों की मदद होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य, केंद्र सरकार हम सबसे मिलने तक को तैयार नहीं है। उसके बावजूद भी आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में हम विकास की सारी संभावनाओं को लक्ष्य मान करके उस टारगेट को हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक सिंचाई और कृषि का सवाल है, सिंचाई के क्षेत्र के भी विस्तार के हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। छत्तीसगढ़ में पैरी का पानी खेतों में कैसे लाया जा सके, अरपा का पानी खेतों में कैसे पहुंचाया जा सके, शिवनाथ का पानी खेतों में कैसे पहुंचाया जा सके, इसके लिए भी विस्तृत कार्य योजना हम लोगों ने बनाया है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट की दिशा में भी, कृषि के साथ साथ उद्यानिकी के क्षेत्र में भी हम लोग निरंतर प्रगति कर रहे हैं। आधे हिंदुस्तान को टमाटर और पपीता आज हमारा छत्तीसगढ़ खिला रहा है, आधे हिंदुस्तान को। और आने वाले समय में आप देखिएगा जिस तरीके से हॉर्टिकल्चर की दिशा में हम आगे पहल कर रहे हैं। हम इसीलिए महात्मा गांधी के नाम पे हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की हम स्थापना करने जा रहे हैं। हमने नए हॉर्टिकल्चर कॉलेजेस की स्थापना की है। फॉरेस्ट्री एवं हॉर्टिकल्चर के एजुकेशन को हम बढ़ाना चाहते हैं, रिसर्च को हम बढ़ाना चाहते हैं, और इसीलिए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को छत्तीसगढ़ के विकास का बेस लाइन बनाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सारी कार्य योजनाएं तैयार की हैं। गोधन न्याय योजना के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा होती है। हमारा सौभाग्य है कि पार्लियामेंट की 4 कमेटियों ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को न केवल प्रशंसा किया है, अभी 4 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री माननीय मनसुख भाई जी के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फर्टिलाइजर की कमी के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे थे, सारे हिंदुस्तान के कृषि मंत्री, तब उन्होंने पूछा था कि छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना क्या है। हमने उनको बताया कि छत्तीसगढ़ में 11,000 ग्राम पंचायतें हैं, 7,777 गौठान का हमने निर्माण कर लिया है, 5,500 गौठानों में हम गोबर की खरीदी शुरू कर दिए हैं,
₹2 किलो में गोबर खरीदी करते हैं। 114 करोड़ रुपए का गोबर हम गरीबों से, गोपालकों से खरीद चुके हैं। और आपको सुन करके खुशी होगी, लगभग 14 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हम तैयार कर चुके हैं, जिसमें से 8.5 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हम किसानों को बेच चुके हैं। और 114 करोड़ के अगेंस्ट 81 करोड़ रुपए का वर्मी कंपोस्ट किसानों के खेतों में जा चुका है। और गौठान समितियों को अन्य गतिविधियों के माध्यम से लगभग 20 करोड़ रुपए का फायदा हो चुका है। तो ये ऐसी कार्य योजना है जिसमें जितनी राशि खर्च की जा रही है उससे ज़्यादा लाभ गौठान समिति और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को हो रहा है। नंबर 1, खेती किसानी में जो हमारा ऑर्गेनिक खेती का, जो जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती के बारे में अभी चर्चा, डिस्कशन हो रहा था, उस दिशा में यहाँ के किसान आगे बढ़ रहे हैं। और आखिरी बात, तीसरी बात, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं प्रभु? और आखिरी बात, ये हमारा जो गौठान है वो सभी प्रकार के, हम वहाँ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने जा रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को वहाँ हम रोजगार देने जा रहे हैं। और गौठानों में लगभग 65,000 महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं अब वहाँ काम करने जा रही हैं। और उसके साथ साथ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे ताकि उनकी आमदनी का वो जरिया बन सके। और उनके उत्पादों को छत्तीसगढ़ में हम बाजार बनाने जा रहे हैं, सीजी मार्ट बनाने जा रहे हैं, वहाँ उत्पाद को बेचने का भी हम उपक्रम खोलने जा रहे हैं। आशय ये है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से जहाँ एक और सीधा किसानों को लाभ हो रहा है, वो गोधन न्याय योजना से दूसरी ओर सीधा गोपालकों को, और आपको सुनकर के खुशी होगी, ऐसे गोपालक जो लैंडलेस हैं, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक शुरुआत किया है। 6,000 रुपया लगभग हर 6,000 रुपया हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिया जाता है। 4 महीने में 2,000 रुपया। आदरणीय प्रभु जी, आपको सुनकर के खुशी होगी, ऐसे गरीब लोग जिनके पास एक गैया नहीं है, जिनके पास 1 एकड़ जमीन नहीं है, वो टोकरी लेकर के गांव में गोबर बीन करके गौठान में गोबर बेचने जाते हैं, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से ज़्यादा पैसा हमारा गरीब कमा लेता है। वो इतनी बड़ी योजना, गोधन न्याय योजना, छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किए हुए हैं। और तीसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण योजना हम छत्तीसगढ़ में आने वाले इसी वित्तीय वर्ष से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। उसको भी राजीव गांधी जी के नाम पे, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। छत्तीसगढ़ में ऐसे गरीब जिसको राजीव किसान न्याय योजना का लाभ नहीं मिलता, ऐसे गरीब जिसके पास 1 एकड़ जमीन नहीं है, ऐसे गरीब जो और कोई काम कर नहीं सकता, उनको भी हम इस योजना के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। और ये तीनों न्याय योजना छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत बड़ा मॉडल साबित होने वाला है। और 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में कृषि का विकास, हॉर्टिकल्चर का विकास, हम लोग पशुपालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। फिशरी के क्षेत्र में तो ना केवल हम आत्मनिर्भर बन गए हैं, 5वां और 6वां स्थान, हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य का जो टोटल एरिया वाइज है हम 11वें स्थान में आते हैं पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन मछली के बीज उत्पादन में और मछली के उत्पादन में 5वें क्रम में छत्तीसगढ़ का नंबर है। इन सारे क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में विकास के काम हो रहे हैं। जहाँ तक सवाल है एग्रीकल्चर सेक्टर में, नोटबंदी के पहले हमारे किसान यहाँ से अपना उत्पाद ना केवल सारे हिंदुस्तान में बेच लेते थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक हमारा टमाटर, पपीता और केला जाता था। लेकिन दुर्भाग्य है एक ऐसा कानून हिंदुस्तान में लागू किया गया जिसके कारण किसानों को बड़ा नुकसान हुआ था पिछले वर्ष तक, नोटबंदी और कोरोना के कारण। लेकिन इस साल सौभाग्य से टमाटर किसानों को कीमत भी मिल रहा है। और आने वाले क्षेत्र में, जैसा आपने जानना चाहा,
हम फूड प्रोसेसिंग की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है वहाँ छोटी छोटी प्रोसेसिंग की इकाइयाँ हम लगाएंगे। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में शुगर केन के बेस और राइस बेस बायोफ्यूल बनाने के भी कारखाने लगाने की दिशा में हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। राइस बेस तो 12 इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ अपने MOU कर चुके हैं। हम तो केवल दिल्ली सरकार की अनुमति की प्रतीक्षा में हैं। हमने उनसे कहा है हम ना आपसे पैसा मांगते, आपकी योजना के तहत बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियों को आपने 20% तक बायोफ्यूल मिलाने की अनुमति अगर इजाज़त आपने दी है तो बायोफ्यूल बनाने की इजाज़त छत्तीसगढ़ सरकार को क्यों नहीं देना चाहती। लेकिन दुर्भाग्य है केंद्र की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार हमारे किसानों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। और अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के गरीब, छत्तीसगढ़ के गोपालक, इन सब की आस्थाओं का केंद्र हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। वो आपने उनसे प्रश्न किया था कि केवल कृषि के क्षेत्र में आप विकास करना चाहते हैं। कृषि उनकी प्राथमिकता है, छत्तीसगढ़ का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र में विकास करने का आशा है। छत्तीसगढ़ के 92% लोग जो किसानी और कृषि पे ही आधारित जीवन यापन करते हैं, उनको विकास करना है और उस दिशा में छत्तीसगढ़ की सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। और आज हमारा सौभाग्य है इन्हीं विकास की योजनाओं को जान करके आप जैसे पत्रकारिता के शीर्ष पुरुष आदरणीय प्रभु चावला जी हमारे किसानों से बात करने के लिए, हमारी कृषि की योजनाओं को जानने के लिए, छत्तीसगढ़ के कृषि के विकास को सारे हिंदुस्तान में पहुंचाने के लिए आपका छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ। तो आपके समक्ष अपनी बात कहने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और छत्तीसगढ़ के किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन सब ने आशीर्वाद दिया, तभी छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम कृषि के क्षेत्र में निरंतर विकास कर रहे हैं। पुनः आपके प्रति आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।